बराबर mc²। ये एक ऐसा फार्मूला है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों का इस ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 19वीं सदी में साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा मात्र है, लेकिन ये इतना ज्यादा रोचक है कि इसके बिना इस ब्रह्मांड के अनेकों सवालों का जवाब दे पाना नामुमकिन है। और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि इसका प्रकाश से क्या संबंध है और ये एक छोटा सा समीकरण इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। फैक्ट नंबर 1, सूरज में इतनी एनर्जी है कि अगर इससे पृथ्वी पर आने वाले पूरे प्रकाश को सिर्फ 1 घंटे के लिए सौर पैनलों के द्वारा एनर्जी में बदला जाए तो उस 1 घंटे में ही इतनी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी जिससे इस पूरी पृथ्वी में 100 सालों तक हर घर में बिना रुकावट बिजली पहुंचाई जा सकती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर सूरज में इतनी ऊर्जा आती कहां से है? 19वीं सदी से पहले तक ये सवाल विज्ञान का अनसुलझा रहस्य माना जाता था, लेकिन जब सन 1905 में वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की और उसमें E बराबर mc² के बारे में बताया तो इस दुनिया को इस सवाल का जवाब मिल गया। तो चलिए हम भी जान लेते हैं इसका जवाब। तो देखिए, सूरज मुख्य रूप से 2 गैसों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और हीलियम। और सूरज के अंदर एक क्रिया हमेशा होती रहती है जिसका नाम है नाभिकीय संलयन। दरअसल बात यह है कि ये जो गैसें हैं जैसे हाइड्रोजन या हीलियम, ये छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी होती हैं और ये जो अणु हैं ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं जिन्हें एटम कहते हैं। और सूरज के अंदर बहुत अधिक तापमान होने की वजह से ये सभी परमाणु बहुत तेजी से इधर उधर भागते रहते हैं और इसी भागम भाग में बहुत ही अजीब घटना घटित होती है। होता ये है कि जब भी कभी हाइड्रोजन गैस के कोई 4 परमाणु आपस में टकराते हैं तो वे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जुड़कर हीलियम गैस का एक परमाणु बना देते हैं। लेकिन ऐसा होने पर उनका कुछ भाग टूटकर बिखर जाता है। जैसे कि अगर हम मान लें कि हाइड्रोजन के कोई 4 परमाणु हैं जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 1-1 किलोग्राम है, तो जब वे टकरा कर आपस में जुड़ेंगे तो जो हीलियम परमाणु बनेगा उसका द्रव्यमान 1 + 1 + 1 + 1 बराबर 4 किलोग्राम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि उसका कुल द्रव्यमान 3 या 3.5 किलोग्राम ही होता है, क्योंकि उसका शेष द्रव्यमान टकराव के समय टूटकर बिखर चुका होता है। और ये जो सब कुछ होता है इसी प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और अब आ जाते हैं E बराबर mc² में। तो देखिए, इसमें जो ये E है इसका मतलब है एनर्जी यानी ऊर्जा, और जो ये M है इसका मतलब है मैस यानी कि द्रव्यमान, और ये जो C है ये है प्रकाश की चाल जिसका मान 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। वैसे तो इसका एग्जैक्ट मान ये होता है, पर इसे इतना ही मान लेते हैं क्योंकि इनमें बहुत ही कम अंतर है। तो अब इस पूरे समीकरण का मतलब ये है कि अगर हम चाहें तो ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं, और जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उससे उतनी ही ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नाभिकीय संलयन में कुछ द्रव्यमान बिखर जाता है, तो वही द्रव्यमान इस समीकरण के अनुसार ऊर्जा में बदल जाता है। जैसे कि अगर हम मान लें कि इस उदाहरण में जो भाग टूटकर बिखर गया था उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, तो अब ये द्रव्यमान कुछ इस प्रकार ऊर्जा में बदलेगा। देखिए, द्रव्यमान यानी M बराबर 1 किलोग्राम और C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और जब हम इन दोनों को इस समीकरण में रख कर थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें इतनी एनर्जी प्राप्त होगी। इसका मतलब है 9 के आगे 18 जीरो जूल ऊर्जा। और अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सूरज में होने वाली इस नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में लगभग 55 लाख टन यानी कि 55 करोड़ किलोग्राम द्रव्यमान हर 1 सेकंड में ऊर्जा में बदलता है, और इससे बहुत ही विशाल ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यही ये सूरज की इतनी अधिक ऊर्जा का रहस्य। और अब मैं आपको थोड़ी सी बात और बता देना चाहता हूँ कि जैसे हाइड्रोजन परमाणु आपस में टकराकर हीलियम परमाणु बनाते हैं, वैसे ही अगर हीलियम परमाणुओं का तापमान 10 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो वे भी आपस में टकराकर कार्बन परमाणु बना देते हैं। और ये क्रम ऐसा ही लगातार चलता रहता है। लेकिन हमारा सूरज इतना बड़ा है कि हर सेकंड 55 करोड़ किलोग्राम द्रव्यमान खोने के बावजूद इसके पूरे द्रव्यमान को खत्म होने में लगभग 5 अरब साल लग जाएंगे। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। फैक्ट नंबर 2, आप प्रतिदिन अपने आसपास कई ऐसी चीजें देखते होंगे जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। अब इनमें कुछ चीजें धीमी गति से चलती हैं, कुछ तेज गति से और कुछ बहुत तेज गति से चलती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी गति है, एक ऐसी स्पीड है जिससे तेज कुछ भी नहीं हो सकता, और वो स्पीड है प्रकाश की स्पीड। जी हाँ, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज या इंसान इससे तेज नहीं चल सकता। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, बल्कि ये फैक्ट भी E बराबर mc² से ही निकल कर आया है।
क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें ये एनर्जी है और ये मैस, और इसका मतलब ये है कि जिस चीज में जितना ज्यादा द्रव्यमान होता है उसमें उतनी ही ज्यादा ऊर्जा होती है। और अब अगर हम इसी को उल्टा करके देखें तो उसका मतलब ये होता है कि जिस चीज में जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उसका द्रव्यमान भी उतना ही ज्यादा होगा। और अगर हम किसी चीज की ऊर्जा को बढ़ाते जाएं तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ता जाएगा। और आप तो जानते ही होंगे कि जब कोई चीज गति करती है यानी स्पीड से चलती है तो उसकी गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ती जाती है। तो अब अगर E बराबर mc² के हिसाब से देखें तो जैसे जैसे किसी चीज की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका द्रव्यमान भी बढ़ता जाएगा। और अब आप ये भी जानते होंगे कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होता है उसको और आगे चलाने के लिए उतनी ही ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये दो गेंद रखी हैं जिनमें से इसका वजन 100 ग्राम है जबकि इसका वजन 100 किलोग्राम है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन दोनों गेंद में से किस गेंद को आगे चलाने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि आपका जवाब होगा ये वाली गेंद, क्योंकि इस गेंद को तो आप सिर्फ एक उंगली से ही धक्का मारकर आगे की ओर धकेल सकते हैं, लेकिन इस 100 किलोग्राम की गेंद को आगे की ओर धकेलने के लिए आपको बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ठीक इसी प्रकार जैसे जैसे किसी वस्तु की रफ्तार बढ़ती है उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ती जाती है, जिससे उसका द्रव्यमान भी बढ़ता जाता है और द्रव्यमान बढ़ जाने की वजह से इसको और आगे धकेलने के लिए हमें बाहर से और अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, वरना इसकी रफ्तार धीमी होती जाएगी और फिर रुक जाएगी। और इसीलिए जब किसी वस्तु का वेग लगातार बढ़ता जाता है तो इससे पहले कि उसकी स्पीड प्रकाश की स्पीड के बराबर पहुंचे उसका द्रव्यमान इतना अधिक हो जाता है कि उसे और अधिक स्पीड दे पाना असंभव हो जाता है। और इसीलिए किसी भी वस्तु की रफ्तार प्रकाश की स्पीड तक पहुंचने से पहले ही कम होने लगती है और कोई भी वस्तु कभी भी प्रकाश की स्पीड को नहीं पा सकती। फैक्ट नंबर 3, अभी जब मैंने आपको बताया था कि स्पीड बढ़ने के साथ साथ वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता जाता है और प्रकाश की रफ्तार तक पहुंचने से पहले ही उसका द्रव्यमान इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर उसकी स्पीड को और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, तो शायद आप ये सोच रहे होंगे कि प्रकाश की स्पीड ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं, और अगर कोई वस्तु इसकी स्पीड तक चली जाए तो क्या होगा। तो देखिए, इस सवाल के जवाब के लिए वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने E बराबर mc² और किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के आधार पर एक नया फार्मूला बनाया था जो ये है। अब ये समीकरण देखने में थोड़ा बड़ा और कठिन लगता है पर है नहीं। देखिए, इसमें जो ये m0 है ये है किसी वस्तु का विराम द्रव्यमान, यानी कि जिस समय कोई वस्तु रुकी हुई हो उस समय उसका जो द्रव्यमान होता है ये वही है। और ये जो v है ये है उस वस्तु की स्पीड, ये जो c है ये है प्रकाश की स्पीड जो कि E बराबर mc² में भी थी, और ये जो m है ये है उसका गतिज द्रव्यमान यानी कि रिलेटिविस्टिक मैस। तो अब इस पूरे समीकरण का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई हो उस समय उसका द्रव्यमान m0 हो और फिर वो वस्तु v मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलने लगे जिससे उसका द्रव्यमान m किलोग्राम हो जाए। और अब अगर हमें उस m को निकालना हो तो उसे हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये एक गेंद है जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। अब अगर ये गेंद प्रकाश की स्पीड से चलने लगे तो क्या होगा। तो देखिए, रुके होने पर गेंद का द्रव्यमान है 1 किलोग्राम यानी कि m0 बराबर 1 किलोग्राम, और अब उसकी रफ्तार है प्रकाश की रफ्तार के बराबर यानी कि v बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और c भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ही होता है। तो चलिए अब इस फार्मूले में ये सब कुछ रख देते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। जब हम इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा और इसका स्क्वायर भी 1 ही होगा, और फिर 1 - 1 हो जाएगा 0, और √0 भी आएगा 0, और फिर ये जो 1/0 आएगा इसका मान होता है अनंत, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड करें तो अनंत ही आता है, फिर चाहे यहाँ पर 1 हो या कुछ और। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु प्रकाश की स्पीड के बराबर चलने लगे तो उसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। फिर भी अगर हम इसे पॉसिबल मान लें तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस अनंत द्रव्यमान की वस्तु को जो कि प्रकाश की स्पीड से चल रही है इसे इतनी ही स्पीड में बनाए रखने के लिए हमें अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है उससे भी कहीं ज्यादा, और आप जितना सोच सकते हैं उससे भी कहीं अधिक, क्योंकि हम जिस ऊर्जा के बारे में सोच सकते हैं वो सीमित होगी, पर इस वस्तु के लिए हमें असीमित ऊर्जा चाहिए जो कि थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से असंभव है। इसीलिए थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये बताया था कि इस ब्रह्मांड में सबसे तेज गति प्रकाश की होगी और कोई भी ऐसी चीज जिसमें कुछ विराम द्रव्यमान हो वो कभी भी प्रकाश की रफ्तार से नहीं चल सकती, क्योंकि ये इस ब्रह्मांड का एक मौलिक सिद्धांत है, यानी कि ये इस प्रकृति का नियम है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। फैक्ट नंबर 4,
अभी मैंने आपको जो बताया उससे आप इतना तो समझ गए होंगे कि कोई वस्तु प्रकाश की रफ्तार को प्राप्त नहीं कर सकती। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर कोई वस्तु प्रकाश की रफ्तार को अचीव नहीं कर सकती तो प्रकाश खुद प्रकाश की रफ्तार से कैसे चल सकता है। तो देखिए इसका जवाब ये है कि प्रकाश जिन कणों से मिलकर बना होता है उन्हें फोटान कहते हैं और इन फोटान कणों का विराम द्रव्यमान 0 होता है। इसीलिए अगर हम इस फार्मूले से इसका गतिज द्रव्यमान निकालने की कोशिश करें तो कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार होगी और इससे इसका गतिज द्रव्यमान 0/0 आएगा जो कि अपरिभाषित है, यानी कि प्रकाश के मामले में ये फार्मूला फेल हो जाता है। और क्योंकि प्रकाश में ये फार्मूला लागू ही नहीं होता इसीलिए प्रकाश जितनी चाहे उतनी रफ्तार से चल सकता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस ब्रह्मांड ने या ये कहें कि इस प्रकृति ने प्रकाश की चाल को 29,97,92,458 पर ही सीमित कर दिया है। इसलिए चाहे कोई इंसान रुका हो या चल रहा हो या दौड़ रहा हो, सभी के लिए प्रकाश की चाल इतनी ही होगी क्योंकि नेचर ने इसे एक यूनिवर्सल कांस्टेंट बना दिया है। पर ऐसा क्यों, ये किसी को नहीं पता। वैसे भी विज्ञान में कैसे की बजाय क्यों के जवाब ढूंढना ज्यादा मुश्किल है। फैक्ट नंबर 5, प्रकाश का द्रव्यमान। प्रकाश का द्रव्यमान 0 होता है। ये सुनने के बाद कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि अगर प्रकाश का द्रव्यमान 0 होता है तो फिर E = mc² के आधार पर इसकी ऊर्जा भी 0 होनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब प्रकाश में ना तो ऊर्जा है ना ही द्रव्यमान, तो फिर प्रकाश में बचा क्या? फिर तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। लेकिन वास्तव में तो ऐसा नहीं है, बल्कि प्रकाश का अस्तित्व है और इसमें ऊर्जा भी होती है। लेकिन ऐसा कैसे? तो देखो भाई, बात ये है कि जो E = mc² है उसमें जो ये यम है ये किसी वस्तु का विराम द्रव्यमान नहीं है बल्कि ये गतिज द्रव्यमान है। यानी कि जब कोई वस्तु चल रही होती है उस समय उसका जो द्रव्यमान होता है ये वही है। लेकिन जब कोई वस्तु रुकी हुई होती है तो यही उसका विराम द्रव्यमान बन जाता है। क्योंकि अगर आप इस फार्मूले में V = 0 रखोगे तो m = m0 आ जाएगा। यानी कि किसी वस्तु के रुके हुए होने पर उसका गतिज द्रव्यमान और उसका विराम द्रव्यमान दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। लेकिन जो प्रकाश है वो तो कभी रुकता नहीं, इसलिए प्रकाश के लिए इस फार्मूले में जो m है वो उसका गतिज द्रव्यमान होता है। और मैंने आपको बताया था कि प्रकाश का विराम द्रव्यमान 0 होता है लेकिन उसका गतिज द्रव्यमान 0 होता है, ऐसा तो मैंने नहीं कहा था। और इस फार्मूले से भी तो उसका द्रव्यमान अनडिफाइन आया था लेकिन 0 नहीं आया था। तो अब बात आती है कि प्रकाश का द्रव्यमान होता कितना है। तो देखिए, अगर हम इस E = mc² में c² को इस ओर भेज दें तो ये E के नीचे आ जाएगा और ये समीकरण कुछ ऐसा हो जाएगा। अब अगर हमें किसी प्रकाश कण यानी फोटान की ऊर्जा का पता हो तो हम उसे इसमें रखकर इसका गतिज द्रव्यमान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब प्रकाश की ऊर्जा कैसे पता चले, तो इसके लिए वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने एक फार्मूला दिया था जो कि है E = hν, जहाँ पर ν उस प्रकाश की आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें आवृत्ति कहाँ से आ गई। तो देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश न तो केवल कण है और न ही केवल तरंग, बल्कि ये कण भी है और तरंग भी है। इसीलिए इसमें आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, द्रव्यमान और संवेग सब कुछ होता है। अब ये एक नई चीज आ गई, इसलिए इसके बारे में विस्तार से किसी और वीडियो में जानेंगे। फिलहाल हम इस E = hν को इस E की जगह रख देते हैं तो फिर हमें एक नया फार्मूला प्राप्त होगा जो कि होगा m = hν/c²। अब आप सोच रहे होंगे कि ये h क्या है, तो ये है प्लांक कांस्टेंट जिसे हिंदी में प्लांक नियतांक कहते हैं। इसका मान 6.626 × 10⁻34 मीटर² × किलोग्राम/सेकंड होता है। तो अब अगर आपको किसी प्रकाश कण की आवृत्ति पता हो तो उसे आप ν की जगह रखकर और h की जगह इसको और c की जगह इसको रखकर उस प्रकाश कण का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। वैसे ये फार्मूला मैक्स प्लांक के दिए गए फार्मूले E = hν की सहायता से बना है, लेकिन ये भी सच है कि अगर E = mc² नहीं होता तो हम इसे नहीं बना पाते और शायद प्रकाश का गतिज द्रव्यमान कोई नहीं निकाल पाता। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि E = mc² का विज्ञान की दुनिया में इतना महत्व क्यों है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 19वीं सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये समीकरण और इसके जैसे जाने कितने समीकरण और थ्योरीज सिर्फ अपनी कल्पनाओं और गणित की सहायता से ही बना दी थी, जिन्हें आज तक कोई झुठला नहीं पाया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने समय के कितने बड़े जीनियस साइंटिस्ट थे।